नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम दारा है। तो चलिए अब यह पॉडकास्ट दारा जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम दारा सिंह है और मैं पिछले 20 सालों से ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा हूं। मेरा घर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में है और आज जो किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो किस्सा नहीं, मेरे साथ हुआ एक ऐसा सच्चा हादसा है जिसे आज भी जब याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। ये बात करीब 3-4 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिलासपुर से जगदलपुर तक माल लेकर जाया करता था। रास्ता लंबा था और कई हिस्सों में जंगल और सुनसान सड़कें भी पड़ती थीं। मेरे साथ रिंकू नाम का एक लड़का था जो मेरा खलासी था। उम्र में छोटा लेकिन बहुत तेज और समझदार था। उस रात हम बिलासपुर के एक गोदाम से सीमेंट की बोरियां लाद कर निकले थे। माल को अगले दिन दोपहर तक जगदलपुर पहुंचाना था। हम दोनों ने तय किया कि पूरी रात ट्रक चलाएंगे और सुबह तक पहुंच जाएंगे। रात का वक्त था, लगभग 10 बज चुके थे और हम कोटा के पास से होकर निकल रहे थे। मैं ट्रक चला रहा था और रिंकू खिड़की की तरफ बैठा बाहर झांकते हुए कुछ गुनगुना रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, चारों तरफ अंधेरा और बीच बीच में जंगल के पेड़ ऐसे झुकते लगते जैसे किसी को रोकना चाहते हों। रिंकू ने मुझसे कहा, सर अब तो आदत सी हो गई है रात के सफर की, लेकिन एक बात बताऊं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें अजीब सी घबराहट होती है। मैं हंसते हुए बोला, रिंकू डरना नहीं सीखोगे तो ट्रक चलाना नहीं सीख पाओगे। ये रास्ते डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए होते हैं। रिंकू बोला, हाँ सर, लेकिन कुछ रास्तों की खामोशी बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। शायद वो मजाक नहीं कर रहा था। मैं भी महसूस कर रहा था कि आज का रास्ता कुछ अलग सा है। ठंडी हवा ट्रक के खुले शीशों से अंदर आ रही थी और बीच बीच में ट्रक की हेडलाइट सामने झाड़ियों और जंगल को यूं दिखा रही थी जैसे कुछ छुपा हो वहां। करीब 11:30 बज चुके थे और हमें निकले हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। रिंकू ने मुझसे कहा, सर अगर आगे कोई ढाबा दिखे तो रुक चलिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और नींद भी आने लगी है। मैंने कहा, हाँ, 1-8 किलोमीटर आगे सोनगढ़ मोड़ आता है, वहां एक पुराना ढाबा है, वहीं रुकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, सच में कुछ दूरी पर एक पुराना सा ढाबा नजर आया। कोई बड़ी रोशनी नहीं थी, बस एक टिमटिमाता बल्ब और बाहर कुछ ट्रक खड़े थे। मैंने ट्रक ढाबे की एक साइड में लगाकर इंजन बंद किया। गाड़ी के रुकते ही एक सन्नाटा सा छा गया। ढाबे के बाहर 2-3 आदमी चारपाई पर लेटे हुए थे। एक आदमी चाय बना रहा था। हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। रिंकू ने गाड़ी के चारों टायर चेक किए और बोला, सब ठीक है सर, कोई कंकर वंकर फंसा नहीं है। मैं हंसते हुए बोला, तू तो ऐसे चेक करता है जैसे हवाई जहाज उड़ाना हो। रिंकू मुस्कुराया और बोला, जो साथ बचा ले वही असली खलासी होता है। हम दोनों ढाबे की एक खाली चारपाई पर बैठ गए। चाय का ऑर्डर दिया और साथ में अंडा भुर्जी और 2 पराठे। भूख बहुत लगी थी, खाना फटाफट खा लिया। खाने के बाद हम थोड़ी देर वहीं बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक पुराना ट्रक वहां आकर रुका। उसमें से एक 50-55 साल का ट्रक ड्राइवर उतरा। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में नींद और अनुभव दोनों थे। उसने हमसे पूछा, कहां तक जा रहे हो भैया? मैंने कहा, जगदलपुर। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इसी रास्ते से जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ, यही सीधा रास्ता है। उसकी आंखें एकदम गंभीर हो गईं। वो धीरे से बोला, इस रास्ते से जितने गए हैं रात को, उनमें से बहुत से वापस नहीं आए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात कर रहे हो चाचा, हम तो रोज जाते हैं। वो बोला, तुम लोग आज पहली बार जा रहे हो इस वक्त और अकेले हो, यही काफी है। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन रिंकू ने सीरियस होकर पूछा, क्यों चाचा, क्या हुआ है यहाँ? वो आदमी धीरे से बैठ गया और बोला, तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन सोच समझकर फैसला करना किस रास्ते पर जाना है। उस बूढ़े ट्रक ड्राइवर की बात सुनकर रिंकू थोड़ा सतर्क हो गया था। मैं भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में जो देखा वो मजाक नहीं था। मैंने उससे कहा, चाचा आप बैठो, बताओ क्या हुआ है। इतनी देर रात को कौन डर की बात करता है? वो चुपचाप बैठ गया और थोड़ी देर बाद धीमे आवाज में बोलने लगा, ये जो रास्ता है ना बेटा,
इस रास्ते को अब ड्राइवर लोग सूंघा मार्ग कहते हैं, क्योंकि यहां गाड़ी ले जाने से पहले लोग सूंघते हैं कि हवा में कैसी गंध है। अगर हल्की सी भी सड़न की बू आए तो समझ लो रास्ता नहीं, मुसीबत की सुरंग है। रिंकू बीच में बोल पड़ा, चाचा आप डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? वो बुजुर्ग मुस्कुराया नहीं, उसके चेहरे पर कोई भी मजाक नहीं था। वो बोला, डराने की कोशिश नहीं कर रहा बेटा, मैं खुद 3 साल पहले इसी रास्ते पर एक हादसा झेल चुका हूं, तभी से रात को इस तरफ नहीं आता। मैंने पूछा, क्या हुआ था? उसने धीमे धीमे बताया, 3 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक लोड लेकर कोरबा से जगदलपुर जा रहा था। मेरे साथ मेरा खलासी था, नाम था बाबूलाल। रात के कोई 1 बजे होंगे जब हम लोग उसी मोड़ के पास पहुंचे जहां से आगे कांकेर के जंगल शुरू होते हैं। सड़क सुनसान, अंधेरा ऐसा कि ट्रक की हेडलाइट भी थक जाती थी। रिंकू ने गले से पानी निगलते हुए पूछा, फिर? वो बूढ़ा ड्राइवर बोला, वहां पर हमें एक बूढ़ी औरत दिखी, बिल्कुल अकेली, और हाथ में एक झोला था। पहले तो लगा कोई भटकी हुई होगी, लेकिन जैसे ही उसके पास ट्रक लेकर पहुंचे उसने हाथ से रुकने का इशारा किया। मैंने पूछा, फिर क्या किया आपने? मैंने ट्रक रोका। बाबूलाल बोला, सर रुकिए मत, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। वो औरत ट्रक के पास आई, बोली, बेटा मुझे आगे छोड़ दो, कोई गाड़ी नहीं आ रही। उसने लंबी सांस ली। मैंने उसे चढ़ा लिया, और बस वही सबसे बड़ी गलती थी। अब वहां ढाबे पर सब चुप थे, सिर्फ चाय के बर्तन की खनखनाहट और दूर कहीं कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। रिंकू ने धीरे से पूछा, क्या हुआ फिर? वो बोला, वो औरत चुपचाप पीछे बैठ गई, पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं बोली। लेकिन जब मैंने पीछे मिरर में देखा तो उसकी आंखें बंद थीं और होंठ कुछ फुसफुसा रहे थे। मैंने बाबूलाल से कहा, देख तो सही, ये क्या बड़बड़ा रही है? बाबूलाल पीछे गया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा उसने चिल्लाकर कहा, सर ये औरत, ये तो। और बस उसकी आवाज बंद हो गई। मैंने ट्रक रोका, उतरकर पीछे देखा। औरत वहां नहीं थी, लेकिन बाबूलाल का शरीर ट्रक के केबिन में पड़ा था और उसके होंठ नीले हो चुके थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। धड़कन नहीं थी, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। मैं और रिंकू एकदम सन्न रह गए। मैंने पूछा, फिर आपने किसी को बताया? वो बोला, बताया था, लेकिन किसी ने नहीं माना। पुलिस ने बोला हार्ट अटैक रहा होगा। लेकिन बेटा, आज भी जब उस मोड़ से गुजरता हूं तो बाबूलाल की आवाज कान में गूंजती है। वो कहता है, सर मत रुकिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। अब ढाबे की हवा में एक अजीब सन्नाटा भर गया था। रिंकू मेरी ओर देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, अब क्या करेंगे सर? मैंने उस बूढ़े ड्राइवर से पूछा, तो आप क्या कहते हो, उस रास्ते से न जाएं? वो बोला, अगर सुबह तक रुक सकते हो तो रुक जाओ, या फिर पीछे की तरफ एक पुराना सरकारी रास्ता है, थोड़ी घुमावदार है लेकिन सुरक्षित है। वहां कोई नहीं मिलता, न आत्मा न इंसान। मैं और रिंकू थोड़ी देर चुप रहे। फिर रिंकू बोला, सर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है, चलो ना उस पुराने रास्ते से ही। मैंने कहा, देख रिंकू, मैं डर से फैसला नहीं करता, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। चाचा बताओ वो रास्ता कहां से मुड़ता है? बूढ़ा ट्रक ड्राइवर बोला, यहां से करीब 3 किलोमीटर पीछे एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे से एक छोटा रास्ता कटता है, बस वहीं से मुड़ जाना। लेकिन याद रखना, उस रास्ते पर कोई बस्ती नहीं मिलेगी, और एक बार ट्रक में कोई दिक्कत आ गई तो मदद भी नहीं मिलेगी। मैंने उसका धन्यवाद किया और रिंकू को देखा। उसकी आंखों में सवाल थे और मेरे दिल में उलझन। क्या हम उस सुनसान रास्ते से जाएं या उस सूंघा मार्ग से? उस रात ढाबे की चौपाल पर जो बातें हुई, उन्होंने मेरे मन में एक गहरा संशय पैदा कर दिया था। वो बूढ़ा ट्रक ड्राइवर चला गया था, लेकिन उसकी कही बातें अब भी हमारे कानों में गूंज रही थीं। अगर हवा में सड़न की बू आए तो समझ लो रास्ता नहीं, मुसीबत है। मैंने और रिंकू ने ढाबे से बाहर आकर अपने ट्रक के पास खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। चारों तरफ सिर्फ स्याह अंधेरा था और सिर के ऊपर चांद भी अब बादलों के पीछे छुप चुका था। रिंकू बोला, सर अब बताइए, चलना है या रुकना है? मैंने गहरी सांस ली और बोला, चलेंगे, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, हम उस पुराने रास्ते से जाएंगे जिस पीपल के पेड़ के नीचे से मुड़ता है। रिंकू थोड़ी राहत की सांस लेते हुए बोला,
ठीक है सर, चलिए, कम से कम वो सूंघा मार्ग तो नहीं है। हम दोनों ट्रक में बैठे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन ने एक भारी आवाज की और फिर चल पड़ा। ढाबे से निकलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहीं चारपाई, वहीं जलता बल्ब, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। शायद डर कुछ ऐसा ही होता है जो सबसे पहले माहौल को खाली कर देता है। करीब 3 किलोमीटर पीछे जाकर हमें वो पीपल का पेड़ दिखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस बूढ़े ड्राइवर ने बताया था। बड़ा, छांवदार, लेकिन रात में वो पेड़ किसी साए जैसा लग रहा था। उसके ठीक नीचे से एक सिंगल लेन की पुरानी सी सड़क निकलती थी, जिस पर दूर तक कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक रास्ता जो अंधेरे में गुम हो रहा था। मैंने ट्रक को मोड़ दिया। जैसे ही हम उस रास्ते पर चढ़े, हवा का रुख अचानक बदल गया और एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रिंकू ने धीरे से कहा, सर, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? मैंने मुस्कुराकर कहा, डर का बीज तो उस ढाबे पर ही बो दिया गया था। अब ये हर सन्नाटा हमें डराएगा। रास्ता शुरू में ठीक था, पक्की सड़क थी। हमारी हेडलाइट दूर तक जा रही थी, लेकिन दोनों तरफ पेड़ थे, जैसे कोई खामोश दर्शक हमारे सफर को देख रहे हों। करीब 10 मिनट बीते होंगे, तभी ट्रक के भीतर एक हल्की सी धक से आवाज आई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, कुछ नहीं। रिंकू ने पूछा, सर, आवाज सुनी? हाँ, मैंने कहा, शायद कोई गड्ढा आया होगा। फिर एक और झटका लगा और इस बार ट्रक थोड़ा डगमगाया भी। मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक को एक किनारे किया। रिंकू, उतर के देख ले भाई, कोई टायर तो नहीं गया। रिंकू नीचे उतरा और हाथ में टॉर्च लेकर चक्कर काटने लगा। मैं ट्रक में बैठा बैठा ही बाहर देख रहा था। तभी रिंकू मेरी तरफ देखे बिना ही बोला, सर, सब ठीक है, आप ही का वहम होगा। मैंने चौंक कर उसकी आवाज की दिशा देखी, लेकिन आवाज ट्रक के आगे की तरफ से आ रही थी। मुझे झटका सा लगा। रिंकू तो पीछे गया था, फिर अब आगे से कैसे बोल रहा है? मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा, मेरे नाक में एक अजीब सी सड़न की गंध घुस गई। ठीक वही गंध जिसके बारे में उस बूढ़े ड्राइवर ने बताया था। अगर हवा में सड़न की बू आए तो समझ लो मुसीबत है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत रिंकू को आवाज दी, रिंकू, कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस हवा का एक झोंका आया और मेरे पीछे की झाड़ियों से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। मैंने हिम्मत करके ट्रक के पीछे जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिंकू गायब था। मैं ट्रक के पीछे गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। न रिंकू, न उसकी टॉर्च, न उसके कदमों की आवाज, कुछ भी नहीं। बस एक अजीब सी खामोशी और हवा में फैली हल्की सड़न की गंध जो अब तेज होती जा रही थी। मैंने 2-3 बार और जोर से आवाज लगाई, रिंकू, कहां गया बे? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गए, लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन जंगल और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। एक बार मन में आया कि ट्रक स्टार्ट करके सीधा निकल जाऊं, लेकिन रिंकू नहीं, उसे यूं छोड़कर नहीं जाया जा सकता। मैं फिर से ट्रक की तरफ बढ़ा कि शायद मोबाइल से टॉर्च जला लूं, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, सामने से कोई आता हुआ दिखाई दिया। हेडलाइट की हल्की रोशनी में उसकी परछाई उभर रही थी। शरीर से पहचानने में वक्त लगा, लेकिन जैसे ही चेहरा पास आया, मेरी सांसें थम सी गईं। वो रिंकू था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था, चुपचाप, बिना कुछ बोले, एक अजीब सी चाल में। मैंने राहत की सांस ली और उसे कहा, अबे कहाँ चला गया था बे? आवाज लगाई इतनी बार, कोई जवाब नहीं। उसने धीरे से कहा, टायर में कुछ अटका था, देख रहा था। मैंने गौर किया। उसकी आवाज थोड़ी भारी और सुस्त थी, जैसे वो थक गया हो या जैसे वो रिंकू ही ना हो। मैंने फिर पूछा, इतनी देर कहाँ था? वो बोला, अंदर चलो, जल्दी निकलना है ना। इतना कहकर वो चुपचाप ड्राइवर की साइड के दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। अंदर चलो, ये लाइन हमेशा मैं कहता हूं। रिंकू नहीं, वो हमेशा दरवाजा पकड़कर खड़ा रहता था। जब तक मैं ना बोलूं, ट्रक में चढ़ता नहीं था। कुछ तो है, कुछ अलग है इस बार। मैं उसके पीछे पीछे ट्रक में चढ़ गया। जैसे ही मैं अपनी सीट पर बैठा, मैंने उसकी तरफ देखा। वो सीट पर तो बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सीधे सामने थीं। ना इधर देखा, ना बात की, बस एकदम शांत। मैंने कहा, क्या हुआ बे, बोल क्यों नहीं रहा? उसने धीरे से कहा, बस यूं ही, थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की।
ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सड़क अभी भी वैसी ही थी, सुनसान, तंग और दोनों ओर कटीली झाड़ियां। हम चुपचाप चल रहे थे। रिंकू बिल्कुल शांत, ना कोई गाना गुनगुना रहा था, ना ही कोई बात कर रहा था। मैंने रेडियो ऑन करने के लिए बटन दबाया, लेकिन जैसे ही आवाज आई, रिंकू ने झट से रेडियो बंद कर दिया। मैंने पूछा, अबे क्या हुआ? वो बोला, मत चलाओ सर, शोर नहीं सह पा रहा। शोर? ये तो उसका सबसे पसंदीदा रेडियो स्टेशन था। अब मुझे सच में अजीब लगने लगा था। कुछ किलोमीटर और चलने के बाद अचानक सड़क पर एक मोड़ आया। बहुत तीखा था और ट्रक की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। जैसे ही मोड़ पार किया, सामने एक पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर के पास बैठी थी एक बूढ़ी औरत। ध्यान से देखा तो वो सिर झुकाकर बैठी थी, सफेद बाल, शरीर पर मैला कुचैला साड़ी, हाथों में एक भारी सा झोला। रिंकू एकदम सतर्क हो गया। उसने फौरन कहा, सर मत रोकिएगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब फिर वो पुराना रिंकू झलक रहा था। मैंने पूछा, क्यों, क्या बात है? उसने बस एक ही बात कही, रोकिए मत। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए थे, लेकिन रिंकू की बात सुनकर मैंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। हमारी ट्रक की हेडलाइट उस बूढ़ी औरत को पूरी तरह रोशन कर रही थी, लेकिन उसने एक बार भी सिर नहीं उठाया, ना हाथ हिलाया, ना कोई इशारा किया। वो बस वैसे ही बैठी रही, एकदम जड़, जैसे कोई मूरत हो। मैंने कहा, अगर वाकई में मदद मांगती तो हाथ हिलाती, ये तो टस से मस नहीं हो रही। रिंकू बोला, आगे बढ़िए सर, इसको देखने का मतलब भी नहीं है। मैंने गियर बदला और ट्रक को धीरे धीरे उस औरत के पास से गुजार दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके सामने से गुजरा, एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर किसी ने फूंक मारी हो, ठंडी, भारी और डरावनी। मैंने शीशे से पीछे देखा, वो औरत अब भी वैसे ही बैठी थी। मैंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ थकान है। लेकिन कुछ तो था, कुछ ऐसा जो अब मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। रिंकू अब धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, सर आपको पता है ना, हम अब वापस नहीं मुड़ सकते। रिंकू की वो बात, सर अब हम वापस नहीं मुड़ सकते, कानों में गूंजती रही। मैंने ट्रक चलाते चलाते उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब थोड़ा पीला और सूखा लगने लगा था, आंखें अंदर धंसी हुई और माथे पर पसीना। मैंने पूछा, बुखार तो नहीं है रिंकू? वो बोला, पता नहीं सर, लेकिन कुछ तो है जो अंदर से घुटन दे रहा है। दिल करता है कि बस अभी ट्रक रोककर कहीं भाग जाऊं। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम पहुंचने वाले हैं, बस कुछ घंटे की बात है। लेकिन मेरे दिल में भी अब बेचैनी भरने लगी थी। अब हम एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां रास्ते के दोनों ओर कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, जैसे जमीन खुद बीमार हो चुकी हो। धूल उड़ती थी, लेकिन हवा में हलचल नहीं थी। रिंकू खिड़की से बाहर देखता जा रहा था। उसकी आंखें किसी एक जगह पर अटक गई थीं। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए पूछा, क्या सोच रहा है? उसने धीरे से कहा, सर आपने उस औरत की आंखें देखी क्या? मैं चौंका, कौन सी आंखें? उसने तो चेहरा भी नहीं उठाया था। रिंकू ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से उसने मुझे देखा। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल सफेद, ना पुतली ना भाव, बस एक खाली सफेदपन। मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी सांस ली। अब तक रात के करीब 2 बज चुके थे और ट्रक का इंजन भी थोड़ा गर्म होने लगा था। मैंने सोचा कि थोड़ा ट्रक को आराम दे दूं और वहीं किनारे रोक लिया। जैसे ही गाड़ी रोकी, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई किसी भारी चीज को घसीट रहा हो। रिंकू ने चुपचाप बाहर की तरफ देखा और फिर झट से मुझसे बोला, सर ट्रक के पीछे कोई चल रहा है। मैंने गर्दन मोड़ी, लेकिन कुछ भी नहीं था। रिंकू दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, नीचे मत उतर। जो है, अगर है भी तो अंदर रहना ही समझदारी है। हम दोनों चुपचाप ट्रक के केबिन में बैठे रहे। मैंने लाइट बंद कर दी ताकि बाहर की हरकतें साफ दिख सकें। कुछ पल बाद सड़क के किनारे हेडलाइट की बीती रोशनी में एक परछाई उभरी। छोटी नहीं, बड़ी, औरत जैसी, लेकिन अब वो झुकी नहीं थी। उसका चेहरा अब सीधा हमारी तरफ था। मैंने ध्यान से देखा, वही बूढ़ी औरत, लेकिन अब उसकी चाल बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे ट्रक के बिल्कुल पीछे तक आई। हम अंदर से सांस रोके बैठे थे। फिर एक पल में ट्रक के पीछे वाले हिस्से से धप धप की आवाजें आने लगीं, मानो कोई हाथों से ट्रक का ढक्कन पीट रहा हो।
रिंकू धीरे से बड़बड़ाया, सर ये क्या है? मैंने उसका कंधा पकड़ा और कहा, कुछ नहीं बेटा, हम अभी यहां से निकलते हैं। मैंने ट्रक स्टार्ट किया लेकिन इंजन ने आवाज नहीं की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार कट 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 की आवाज आती लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। रिंकू अब लगभग कांप रहा था। सर जल्दी कीजिए, ये पीछे है। मैंने आखिरी बार पूरा जोर लगाकर चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ देखे ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक चलने लगा, पीछे से किसी के चीखने जैसी डरावनी आवाज आई। रिंकू ने कान बंद कर लिए। मैंने मिरर से पीछे देखा और मेरी सांस अटक गई। वो औरत अब ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन से छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में सरक रही थी, चेहरा पूरी तरह काला और आंखों की जगह 2 जलती हुई सफेद रोशनियां। रिंकू जोर से चिल्लाया, सर वो आ रही है और तेज करो। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और एक हाथ से ट्रक का हेडलाइट स्विच दबाया। फुल बीम। हेडलाइट की तेज रोशनी में वो अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। ट्रक अब एक वीरान खेत के पास से निकल रहा था और हवा एकदम भारी हो चुकी थी। रिंकू मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में डर नहीं, अब एक अजीब सी चमक थी। मैंने उससे पूछा, ठीक हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब तो मजा आएगा। उसके चेहरे पर फैली वो अजीब सी शांति और आंखों में चमक कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक कंपा गया। मैंने एकदम चुपचाप गाड़ी चलाना जारी रखा। ट्रक की हेडलाइट आगे की वीरानी को काटती जा रही थी, पर अब वो अंधेरा भी जैसे हिल रहा था। रिंकू खिड़की से बाहर देख रहा था, बिल्कुल स्थिर, ना बोल रहा था ना हिल रहा था। मैंने सोचा शायद डर के कारण ऐसा हो गया है, लेकिन फिर उसकी आंखें देखी, वो डर नहीं, शिकार तलाश रही थी। मैंने बात घुमाने की कोशिश की, रिंकू, उस औरत से जब सामना हुआ तो डर गया था ना? उसने धीरे से जवाब दिया, डर? अब कैसा डर सर? अब तो सब कुछ बहुत साफ दिखता है। मैंने कहा, क्या साफ दिखता है? वो बोला, कौन असली है, कौन नहीं, किसे बचाना है और किसे ले जाना है। उसकी ये बात सुनकर मेरा शरीर सिहर गया। ले जाना है? किसे? मैंने गला साफ करके कहा, मजाक मत कर बे, सुबह होने दे, फिर तुझे डॉक्टर को दिखाऊंगा। वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कान रिंकू जैसी नहीं थी। अब सड़क धीरे धीरे और संकरी होती जा रही थी। दोनों तरफ ऊंचे झाड़ झंखाड़ और बीच में एक टूटी फूटी पगडंडी जैसी पट्टी। गाड़ी हिचकोले खा रही थी और मुझे ध्यान देना पड़ रहा था। तभी ट्रक के डैशबोर्ड से हल्की सी टप टप की आवाज आई। मैंने नीचे देखा, रेडियो अपने आप ऑन हो गया था। सामने कोई स्टेशन नहीं चल रहा था, लेकिन रेडियो में सिर्फ एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना भजन धीमे सुर में गा रहा हो। मैंने तुरंत स्विच ऑफ किया, लेकिन जैसे ही बंद किया, पीछे की सीट से रिंकू की आवाज आई, चलने दो, अच्छा लग रहा है। मैंने हैरान होकर देखा, रिंकू अब ड्राइवर सीट से पीछे वाली बर्थ पर जा चुका था। मैंने पूछा, तू कब गया पीछे? वो बोला, जब तुम मेरी बातों से बचने लगे। मैं अब घबरा गया था। बचने लगे? क्यों? मैंने ब्रेक मारा, ट्रक को रोका और सीधा पीछे की तरफ गया। रिंकू लेट नहीं रहा था। वो बैठा हुआ था, लेकिन सिर झुकाकर कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने आवाज दी, रिंकू, अबे सीधा जवाब दे, क्या कर रहा है? उसने धीरे से सिर उठाया और मेरी सांस रुक गई। उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं, लेकिन उसकी पुतलियों में हल्की सफेदी आ चुकी थी और उसके माथे पर पसीने की जगह काले निशान थे, जैसे किसी ने अंगुली से घिसा हो। वो बोला, अब तुम्हें समझ में आया ना सर, क्यों कहा था कि अब हम वापस नहीं मुड़ सकते? मैंने फौरन उसके कंधे को पकड़कर झकझोरा। अबे पागल हो गया है क्या? क्या बक रहा है? उसने धीरे से कहा, वो औरत ट्रक में है सर। कब से है? तुमसे तो पहले आ गई थी। उसने मेरा शरीर नहीं लिया, मेरे जहन को लिया है। मैं पीछे हट गया। रिंकू, ये सब क्या कह रहा है तू? उसने अपनी जेब से एक पुराना सा ताबीज निकाला और मेरी ओर फेंक दिया। इसे पहनो, शायद तुम बच जाओ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। मैंने वो ताबीज उठाया, हाथ में आते ही वो बर्फ जैसा ठंडा लगा। तभी ट्रक के बाहर जोर से कुछ टकराया, ऐसे जैसे कोई बड़ी चीज छत से कूदी हो। मैंने फौरन सामने की ओर देखा। हेडलाइट के चारों तरफ कोहरा जमने लगा था और उसी कोहरे के बीच एक धुंधली सी आकृति अब ट्रक के बोनट के सामने खड़ी थी। रिंकू अब भी पीछे बैठा था, लेकिन उसकी आवाज अब भारी होती जा रही थी। सर,
वो आ गई है। अब चाहे आप ताबीज पहन लो या मंत्र पढ़ लो, जिसे वो चुनती है उसे जाना ही होता है। ट्रक के बोनट के सामने कोहरे के बीच वो आकृति अब साफ दिखाई देने लगी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका आकार वही जो हमने उस बूढ़ी औरत में देखा था। झुकी हुई, सिर झुका हुआ और बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे। मैं ट्रक के अंदर स्टीयरिंग के पीछे बैठा हुआ था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे रिंकू अब भी चुप था, लेकिन उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, कोई हरकत नहीं। वो आकृति अभी भी वहीं खड़ी थी। अब उसका एक हाथ उठा और वो धीरे से ट्रक के बोनट को छूने लगी, जैसे कोई पुराना सामान टटोल रहा हो। मुझे याद आया ताबीज जो रिंकू ने मुझे दिया था। मैंने उसे जेब में रख तो लिया था, लेकिन पहना नहीं था। मैंने जल्दी से वो ताबीज गले में डाला और उसी पल कोहरा थोड़ा हट गया। अब उसका चेहरा थोड़ा दिखाई देने लगा। और दोस्तों, जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस औरत की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काली खाली जगहें जिनसे धुआं सा निकल रहा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर उन झुर्रियों में गुस्सा नहीं, एक अधूरी चीत्कार थी। उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे कोई मंत्र या शाप। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा। रिंकू अब धीरे धीरे अपने हाथ से अपना चेहरा रगड़ रहा था, जैसे किसी और की परतें उतार रहा हो। रिंकू, मैंने चिल्लाया, क्या कर रहा है बे? उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने देखा ट्रक के बोनट से वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका अक्स अब ट्रक के शीशे पर था, जैसे कांच पर कोई चेहरा चिपका हो। मैंने घबराकर शीशे पर पानी डाला, वाइपर चलाया, पर वो चेहरा अब भी वहीं था। तभी रिंकू की आवाज आई, सर, अब अगर आपको बचना है तो ट्रक इस रास्ते से मत ले जाइए। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो बोला, थोड़ा आगे एक मोड़ है, अगर आप वहां मुड़ते हैं तो हम शायद इस दायरे से बाहर निकल सकते हैं। मैंने पूछा, लेकिन तू ये सब कैसे जानता है बे? वो चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, क्योंकि मैं अब उसका हिस्सा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी उसकी तरह बनो। अब मेरी आंखें भर आई थीं। रिंकू, तू क्या कह रहा है? तेरे साथ क्या हुआ है? उसने बस इतना कहा, वो रात जब मैं नीचे टायर देखने गया था, वो वहीं थी ट्रक के नीचे। उसने मुझे देखा और मेरे अंदर कुछ गुस्सा। मैं चला गया। जो वापस आया वो सिर्फ मेरा शरीर था। अब मेरी पूरी देह कांप रही थी। रिंकू अब मेरी तरफ देखने लगा। सर, आप मुझे बहुत मानते थे ना? मैंने कहा, भाई जैसा मानता था तुझे। वो बोला, तो एक आखिरी बात मान लो, आगे वाले मोड़ से ट्रक को सीधा मत ले जाना। बाईं ओर जो टूटी सी सड़क दिखे वहीं से मोड़ लेना, क्योंकि सीधा रास्ता अब रास्ता नहीं, वो उसकी बाहों में जाता है। और अगर आपने वो मोड़ लिया तो आप बच सकते हैं। मैं नहीं, लेकिन आप जरूर। अब ट्रक उस मोड़ के करीब पहुंच रहा था। सामने की सड़क साफ थी, लेकिन हवा और कोहरा बहुत घना था। बाईं ओर एक टूटी उबड़ खाबड़ सी पगडंडी जा रही थी, जो धीरे धीरे अंधेरे में खो जाती थी। मेरे पास वक्त बहुत कम था। सीधे जाऊं या रिंकू की बात मानकर बाईं तरफ मुड़ जाऊं? सामने से फिर वो चीख सुनाई दी, वही डरावनी दमघोंटू आवाज। मेरे दिल ने कहा, अब नहीं, अब मुझे बचना है। मैंने स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक को बाईं ओर मोड़ दिया। मैंने ट्रक को बाईं तरफ मोड़ दिया। उस सुनसान उबड़ खाबड़ पगडंडी पर स्टीयरिंग कांप रहा था। रास्ता पत्थरों और गड्ढों से भरा पड़ा था, लेकिन मन में एक ही बात थी, अगर सीधा गया होता तो शायद अब तक मैं जिंदा ना होता। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, ना रिंकू की, ना उस प्रेत की, बस ट्रक का इंजन और टायरों के नीचे की मिट्टी की खरखराहट। कुछ ही देर में मैं एक ऐसे इलाके में आ गया जहां सड़क जैसी कोई चीज नहीं थी, बस दो पट्टियां और उनके दोनों ओर कांटेदार झाड़ियां। चारों ओर सन्नाटा, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, ना हवा का बहाव, बस एक भयानक अकेलापन। तभी मुझे एहसास हुआ मैं अब सचमुच अकेला था। रिंकू पीछे के केबिन में था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब भी रिंकू ही है। मैंने हिम्मत करके पीछे झांका। केबिन खाली था, रिंकू कहीं नहीं था। अब मेरा गला सूखने लगा, सिर्फ मैं और मेरा ट्रक और ये डरावना रास्ता। मैंने रेडियो ऑन किया, शायद कुछ आवाज मिले, कोई गीत, कुछ उम्मीद, पर रेडियो में फिर वही पुराना सुर। अब की बार वो भजन जैसा नहीं, बल्कि क्रंदन जैसा लग रहा था।
मैंने उसे तुरंत बंद किया। अब तक रात के करीब 3:30 चुके थे, लेकिन आसमान में कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं, बस कोहरा और वीरानी। तभी मुझे सामने कुछ दिखा, एक छोटा सा मंदिर, टूटे फूटे हाल में, लेकिन बीच रास्ते में बना हुआ। मंदिर की दीवारों पर लाल धागे बंधे हुए थे और सामने एक पत्थर पर कोई मूर्ति रखी थी, शायद मां काली की। मैंने बिना सोचे ट्रक वहीं किनारे रोक दिया। ट्रक से उतरकर मैं सीधा उस मंदिर की सीढ़ियों की ओर भागा और पहली बार उस रात मेरे पैरों के नीचे जमीन थोड़ी ठंडी नहीं, ठोस महसूस हुई। मंदिर में घुसते ही एक अजीब सी शांति मिली। सामने जली हुई अगरबत्ती की हल्की सी महक, दीवारों पर किसी ने लिखा था, जो यहां रुका वहीं बचा। मैं वहीं बैठ गया, पसीने से भीगा शरीर, दिल की धड़कनें अब भी तेज, लेकिन मन थोड़ा स्थिर। मैंने जेब से वो ताबीज निकाला जो रिंकू ने दिया था और सामने मूर्ति के पास रख दिया। माता, जो भी तू है, आज सिर्फ मैं नहीं, उस रिंकू की आत्मा भी भटक रही है। अगर उसे मुक्ति मिल जाए तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तभी एक हल्की सी हवा मंदिर के अंदर आई और वो ताबीज अपने आप थोड़ा सरक गया। मुझे लगा शायद ये कोई संकेत है। मैंने उसी ताबीज को फिर से गले में पहन लिया। अब मन में एक ही बात थी, यहां से आगे कैसे निकलूं? तभी मंदिर के कोने से एक आवाज आई, बेटा, इस रास्ते से जाने वाला तू तीसरा है, पहले 2 लौट कर नहीं आए। मैंने चौंक कर पीछे देखा। वहां बैठा था एक अंधा बाबा, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। मैंने कहा, बाबा, ये रास्ता क्या है और मैं बच जाऊंगा ना? वो बोला, बच तो तू गया, लेकिन तुझ में अब उसका निशान लग चुका है। वो प्रेत जो औरत की शक्ल में थी, अब तेरे पीछे नहीं, तेरे अंदर देख रही है। मैंने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बाबा बोले, सूरज निकलने तक मंदिर के पास ही रह, इस ताबीज को ना उतारना और उस ट्रक को वहीं खड़ा रहने देना। जिस चीज ने रिंकू को लिया वो अभी शांत है, पर तू अगर हिला तो फिर वो जागेगी। अब मैं मंदिर की चौखट पर चुपचाप बैठा था। रिंकू की यादें, उसकी बातें, उसका हंसता हुआ चेहरा, सब आंखों में घूम रहा था। उसने खुद को खो दिया मुझे बचाने के लिए। अब सुबह होने तक इंतजार था, या कहें जिंदा रहने की उम्मीद थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए मुझे कई घंटे बीत गए थे। कभी हवा ठंडी हो जाती, कभी रुक जाती, और आसमान में अब भी कोहरा टिका हुआ था। मैं बार बार मंदिर के अंदर उस अंधे बाबा की ओर देखता। वो वहीं बैठे थे, एक हाथ में माला और आंखें बंद। शायद उन्हें पता था कि बाहर क्या चल रहा है, या शायद उन्होंने सब पहले भी देखा था। मैंने धीरे से पूछा, बाबा, सुबह कितनी दूर है? उन्होंने आंखें खोली और बोले, तेरा वक्त अब वक्त पर नहीं टिकता बेटा, तू सवाल कम कर और मन को शांत कर। जब सूरज निकलेगा तब तुझे रिंकू की आवाज फिर सुनाई देगी। मैं चुप हो गया। दिल में 1000 सवाल थे। रिंकू गया कहां? वो मर गया या कहीं फंस गया? उस औरत की आत्मा अब भी पीछा कर रही है, या मैं सिर्फ डर के साए में जी रहा हूं? तभी मंदिर के बाहर कुछ हलचल हुई। हल्की सी रोशनी, सूरज की पहली किरण आसमान को छूने लगी। कोहरा अब धीरे धीरे हटने लगा था और उसी रोशनी में मेरे ट्रक की बॉडी चमकने लगी। मैंने ताबीज को हाथ से पकड़ा और मन में कहा, रिंकू, अगर तू कहीं है तो अब आ जा, मैं अकेला नहीं रह सकता। और जैसे ही ये शब्द मन में आए, मंदिर के अंदर एक तेज सी हवा घुसी और दिए की लौ एकदम तेज हो गई। बाबा ने कहा, तैयार हो जा बेटा, वो आ रहा है। मैंने घबराकर पूछा, कौन? उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, सच। तभी मंदिर की चौखट पर एक परछाई दिखाई दी। छोटा कद, पतली काया, सिर झुका हुआ। मैंने पहचान लिया, रिंकू। रिंकू! मैं चिल्लाया और उसकी ओर भागा। वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था, चुपचाप। मैंने पास जाकर उसका कंधा हिलाया। अबे तू ठीक है ना? कहां गया था बे? उसने धीरे से सिर उठाया। चेहरा अब साफ था, आंखें पहले जैसी, लेकिन उसके माथे पर वो काले निशान नहीं थे। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रह सका, मैं अंदर ही अंदर खो गया था। मैंने कहा, अब सब ठीक है बेटा, अब तू वापस आ गया। वो बोला, नहीं सर, मैं आया तो हूं, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, मैं अब यहां नहीं रुक सकता। क्या बकवास है, तू मेरे साथ चल रहा है, समझा? ट्रक में बैठ, अब हम दोनों मिलकर घर चलेंगे। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, सर,
जब आप बाईं ओर मुड़े थे ना, उस मोड़ पर मैंने खुद को पीछे छोड़ दिया था। वो जो आज आपसे बात कर रहा है वो रिंकू की आत्मा है। शरीर तो उसी रात चला गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू तू क्या कह रहा है बेटा? उसने आगे बढ़कर मेरी हथेली अपने दोनों हाथों में ली। सर, आप मुझे भाई जैसा मानते थे ना, तो मेरी एक बात और मानिए। क्या? मेरे लिए 2 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना करिए कि मुझे मुक्ति मिले। मेरे आंसू अब खुद ही गिरने लगे थे। मैं वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, आंखें बंद की और पहली बार दिल से कहा, हे भगवान, जिसने मेरी जान बचाई उसे अब चैन दीजिए। जहां भी रहे उसे अब डर न सताए। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, सामने से हल्की सी हवा आई और एक पीली रोशनी की लकीर मंदिर के दरवाजे से बाहर चली गई। मैंने देखा रिंकू की परछाई अब वहां नहीं थी। बाबा ने पीछे से कहा, अब वो चला गया, जो अधूरा था वो अब पूरा हुआ। मैंने हाथ जोड़ ली, लेकिन दिल के अंदर अब भी एक सवाल जिंदा था। क्या वो औरत, वो आत्मा अब भी जिंदा है? क्या उसकी तलाश अब भी बाकी है? बाबा ने जैसे मेरे मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, तेरा सफर तो खत्म हुआ बेटा, पर इस सड़क पर जो डर है वो अब भी जिंदा है और अगली गाड़ी का इंतजार कर रहा है। सुबह हो चुकी थी, सूरज पूरी तरह निकल आया था और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मैं अब भी खाली आंखों से अपने ट्रक को देख रहा था। ट्रक वैसे ही खड़ा था, लेकिन अब उसकी बॉडी पर जो धूल जमी थी वो रात की कहानी अपने अंदर समेटे हुए थी। मैं उठकर खड़ा हुआ, बाबा से विदा ली और ट्रक की तरफ बढ़ा। ट्रक में बैठते वक्त मन थोड़ा भारी था। वो सीट जहां रिंकू बैठता था अब खाली थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी मौजूदगी अब भी वहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से स्टीयरिंग पर हाथ रखा। चल बेटा, अब घर चलें। इंजन स्टार्ट किया और ट्रक धीरे धीरे उसी पुराने रास्ते की ओर बढ़ने लगा, जो अब रोशनी में साफ दिख रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि अब डर का साया हट गया है। रास्ते में कुछ दुकानें, कुछ लोग, बकरियां, गाड़ियों की आवाजें, सब कुछ अब फिर से नॉर्मल लग रहा था। लेकिन नॉर्मल और शांत एक जैसे नहीं होते। मैंने ट्रक एक ढाबे पर रोका जहां मैं अक्सर रुकता था। वहीं जाकर एक कोने में बैठ गया, चाय का ऑर्डर दिया और पहली बार सब कुछ सोचने की कोशिश की। क्या सच में रिंकू चला गया? क्या वो सिर्फ एक आत्मा बन गया था? और वो औरत, वो कौन थी? मैं इन सवालों में ही डूबा था कि ढाबे वाला लड़का मेरे पास आया और बोला, भाई साहब, ट्रक में कौन बैठा है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वो बोला, मैंने देखा जब आप नीचे उतरे तो एक लड़का भी साथ था। वो भी गाड़ी से उतरा था, लेकिन फिर वापस अंदर चला गया। पैदा कसा था, पतला दुबला, लाल टी शर्ट में। मेरे हाथ से चाय की प्याली गिर गई। लाल टी शर्ट? रिंकू हमेशा वही पहनता था सफर में। मैं उठकर तेजी से ट्रक की तरफ भागा। गाड़ी का दरवाजा खोलकर देखा, कोई नहीं था। सीट खाली, शीशे साफ, बस डैशबोर्ड पर एक चीज रखी थी, रिंकू का ताबीज। मैंने उसे देखा और दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। अगर वो चला गया था तो ताबीज यहां कैसे? मैंने चारों तरफ देखा, हर कोई अपने काम में व्यस्त, कोई कुछ अजीब नहीं मान रहा था। मैं ट्रक में बैठ गया, इंजन स्टार्ट किया और रास्ते पर निकल पड़ा। अब मेरा गंतव्य था अंबिकापुर, मेरा घर। रास्ते में कुछ अजीब नहीं हुआ, सब कुछ शांत रहा, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अगले दिन दोपहर तक मैं घर पहुंच गया। घर वाले मुझे देखकर खुश हुए। सबने पूछा, रिंकू नहीं आया साथ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर कहा, वो पीछे रह गया, लेकिन वो ठीक है। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेला था, तब मैंने ट्रक की चाबी निकाली और टेबल पर रखते ही एक आवाज आई, सर, अब तो मजा आएगा ना? मैंने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की से आती हवा और टेबल पर रखा रिंकू का ताबीज जो धीरे धीरे घूम रहा था। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। बीवी चाय बना रही थी, बेटा स्कूल की तैयारी कर रहा था और मैं बरामदे में बैठा ट्रक की चाबी और रिंकू का ताबीज देख रहा था। पर मन के भीतर अब भी एक सन्नाटा था, कुछ ऐसा जो न जुबान पर था, न किसी से बांटा जा सकता था। मैंने धीरे से ताबीज को टेबल की दराज में रखा और बाहर निकल गया। दिन भर का समय ऐसे बीता जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जैसे ही शाम हुई सब कुछ बदलने लगा। रात के करीब 10 बजे मैं सोने ही वाला था कि किचन से हल्की सी बर्तन खड़कने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद पत्नी है,
पर वो तो मेरे बगल में ही लेटी थी, गहरी नींद में। धीरे से उठा, कमरे से बाहर आया। किचन की बत्ती बंद थी। मैंने स्विच ऑन किया। सारे बर्तन ठीक ठाक रखे हुए थे, फिर भी मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अभी अभी पीछे से गुजरा हो। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मैं वापस कमरे में आया, लेट गया, लेकिन नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। रात के करीब 1:45 पर मेरी आंख खुली। कोई बहुत धीमी आवाज आ रही थी, मानो कोई गुनगुना रहा हो। मैंने तुरंत करवट ली और देखा, टेबल पर रखी दराज खुद ब खुद खुली हुई थी और ताबीज अब वहां नहीं था। मैं उठकर फौरन टेबल तक गया, अंदर हाथ डाला, खाली। अब मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने सोचा कहीं बच्चे ने खेल में निकाल तो नहीं लिया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, सर, ताबीज बिना पहने आप कैसे सो सकते हो? मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वही आवाज अब कमरे में गूंजने लगी थी। सर, अब तो मजा आएगा ना? अब तो मैं हमेशा साथ रहूंगा। आपकी खामोशी में, आपकी थकान में और उस ट्रक के हर सफर में। मैं चिल्ला पड़ा, रिंकू, छोड़ दे मुझे, अब क्या चाहिए तुझे? और फिर एकदम शांति, बिल्कुल गहरी, दम घोंटू खामोशी। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गया। पसीना माथे से टपक रहा था, दिल जोर से धड़क रहा था। बीवी की आंख खुली। वो बोली, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही। पर सच्चाई ये थी, नींद अब आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जान गया था रिंकू कहीं गया नहीं है। वो अब इस घर में है, मेरे साथ, हर पल, हर कोने में। सुबह जब मैं उठकर बाहर बरामदे में आया तो देखा ट्रक की विंडशील्ड पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। मिट्टी जमी हुई थी और उस पर लिखा था, आखिरी सफर अब शुरू होगा सर। उस दिन सुबह जब ट्रक की विंडशील्ड पर मैंने वो लिखा देखा, आखिरी सफर अब शुरू होगा सर, तो मुझे सब साफ हो गया। मैं जानता था कुछ है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। रिंकू अब सिर्फ याद नहीं रहा, वो अब मेरे हिस्से का साया बन चुका था। मैंने घर में किसी से कुछ नहीं कहा, बस तैयार होकर ट्रक की चाबी उठाई और निकल पड़ा अपने आखिरी माल की डिलीवरी पर। इस बार सफर था अंबिकापुर से रायपुर तक। रास्ता पहले भी कई बार गया था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शुरू से ही ट्रक का साउंड भारी लग रहा था, जैसे कोई और साथ बैठा हो। मैंने ड्राइविंग शुरू की और रेडियो ऑन किया, पर अब भी वही गूंजती आवाज। मैंने रेडियो बंद किया और खिड़की से बाहर देखने लगा। चारों तरफ शांत जंगल, कहीं कहीं पर पत्थर, और आसमान धीरे धीरे बादलों से भरता जा रहा था। तभी पीछे से रिंकू की आवाज आई, सर, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप भी चलेंगे मेरे साथ। मैंने झट से मिरर देखा, कोई नहीं था, लेकिन सीट पर हल्की सी धंसी हुई सिलवटें साफ बता रही थीं कि वहां कोई बैठा था। मैंने जोर से चिल्लाया, रिंकू, क्या चाहता है तू? आवाज आई, मुझे बस इतना चाहिए कि आप मेरे साथ चलो, जैसे मैं आपके साथ चला करता था, हर सफर में, हर मोड़ पर। मैंने कहा, मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी बे। वो बोला, पता है सर, इसलिए मैं भी अब आपको बचाना चाहता हूं, उस प्रेत से। अब मेरी समझ से परे था, क्या वो आत्मा रिंकू की थी या उस औरत की, या दोनों मिल चुके थे। अब सड़क पर सामने एक बड़ा मोड़ आया, वही पुराना सा मोड़ जहां से सूंघा मार्ग शुरू होता था। मैंने ट्रक धीमा किया और वही बूढ़ा ट्रक ड्राइवर जैसे फिर से याद आया। उसने कहा था, अगर हवा में सड़न की बू आए तो समझ लो अब रास्ता नहीं बचा। मैंने शीशा नीचे किया और वही बू, वही सड़न अब भी हवा में थी। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, या तो मैं इस मोड़ से गुजरता या फिर हमेशा के लिए वहीं खड़ा रह जाता। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक को मोड़ पर चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ा, सामने वही बूढ़ी औरत दिखी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे रिंकू खड़ा था, पर उसका चेहरा इस बार शांत था। वो बोला, सर, अब मुझे जाने दीजिए और आप भी खुद को माफ कर दीजिए। इस रास्ते का डर अब खत्म हो गया है, क्योंकि इस डर ने मुझे ले लिया पर आपको नहीं ले सका। मैंने गाड़ी रोकी। वो दोनों एक साथ जंगल की ओर मुड़ गए और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गए। अब ट्रक का इंजन फिर से हल्का चलने लगा। हवा में अब सड़न नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन सुकून वाली। मैंने ट्रक चलाया रायपुर की ओर, डिलीवरी की और घर लौटा। आज भी ट्रक चलाता हूं, पर कभी कभी जब रात बहुत सुनसान होती है
तो पीछे से एक हल्की सी आवाज आ जाती है, सर अब तो मजा आएगा ना। और मैं बस मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूं डर को पहचानना ही उसे जीतना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।